आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उस शहर की बात करेंगे जहाँ मैं रहता हूँ, लखनऊ। मैं बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरी तो जान है लखनऊ। जिस शहर में आप रहते हैं वो आपकी जान हो जाता है। बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन लखनऊ वैसे भी बहुत बेहतरीन शहर है। खाने के लिए बेस्ट, रहने के लिए बेस्ट। और भैया, अवध की शाम, मुझे नहीं लगता कि लखनऊ से अच्छी शाम कहीं की होती होगी। बहुत बढ़िया। तो लखनऊ की आज हम बात करेंगे, लखनऊ के इतिहास की बात करेंगे, पूरा देखेंगे। लखनऊ की बात करें तो आपको पता ही है कि 16th सेंचुरी में बहुत ही फ्लरिशिंग टाउन था। गोंडा और अयोध्या, मतलब साउथ गोंडा, नॉर्थ में अयोध्या के बीच में आता है। बाकी वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, सब जगह से ट्रेड होता था। लखनऊ का नाम कहां से पड़ा? भगवान रामचंद्र के भाई लक्ष्मण, वहां से आया है लखनऊ। लखनऊ को लक्ष्मणपुर बोला जाता था। लक्ष्मणपुर, लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर। और यहां से ही इसका नाम आया। लक्ष्मण टीला भी यहां पे था ना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बिलीफ ये है कि महमूद ऑफ गजनी ने जब भारत को इन्वेड किया था तो बहुत सारे शेख और पठान यहां पे आए थे। ये लक्ष्मणपुर में सेटल हुए और फिर हिंदू आर्किटेक्ट ने इसका नाम लिखना रखा था, जहां से लखनऊ बना। लिखना के नाम पे लिखना किला भी बनवाया था। लिखना किला गोमती नदी के किनारे है। ब्राह्मण्स और कायस्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कायस्थ ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सरकारी पोस्ट जो है वो अपने पास ली। और मुगल्स के एम्पायर में कायस्थ जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी थे। चौक यहाँ की मेन मार्केट रही। नवाबों के पास जब ये गया, बहुत बढ़िया था। नवाबों के पास जब नवाबों ने, नवाब बेसिकली डेप्यूटी होता है। पर्शियन में नवाब का मतलब है डेप्यूटी, यानी कि रूलर्स के जो मेन अथॉरिटी मुगल्स की, उसके नीचे नवाब आते थे, याद रखिएगा। तो बंगाल में भी नवाब थे और अवध में भी नवाब थे। और नवाबों ने लखनऊ का चेहरा ही बदल दिया। कैसे बदला, हम इस लेक्चर में जानेंगे। नवाब्स एंड बेगम्स ऑफ लखनऊ, अवध जिसको बोला जाता है, बहुत ही जबरदस्त। मुगल्स की बात करें तो 12 कंस्टिट्यूएंट प्रोविंसेस थे, ठीक है। उसमें से लखनऊ जो था वो सूबादार की सीट था 1580 में। लेकिन दिल्ली और आगरा पे ज्यादा फोकस किया मुगल्स ने, लखनऊ पे इतना फोकस नहीं किया। लखनऊ पे फोकस नवाबों ने किया। सादत खान जो पहले नवाब थे, नवाब ऑफ अवध, 1722 से शुरू हुआ ये। सादत खान जो कि शिया थे, पर्शियन नोबेल थे, ईरान से आए थे भारत में 1707 में। और 1707 में औरंगजेब का पतन हुआ, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब जब मरा तो मुगल बहुत वीक पड़ गए। कई बार मैं बता चुका हूं, याद रखिएगा। 1707 के बाद से ही ऑटोनॉमी मिली, ठीक है। बंगाल की नवाबी भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मुर्शिद कुली खान यहीं से ही, जैसे ही मुगल्स वीक पड़े, इन्होंने नवाबी घोषित कर दी कि हम नवाब है, ऑटोनॉमी घोषित कर दी। हालांकि मुगल्स के ही अंदर थी ये। नवाबी में ना डेप्यूटी होता है, तो ऐसा है। अब सादत खान को बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मुगल्स ने इनको फौजदार, जिसको कमांडेंट बोला जाता है, 1719 में अपॉइंट कर दिया। अब भाई मिलिट्री दे दी, मुगल कमजोर, तो रंत इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। अवध के 1721 में इनको गवर्नर बना दिए गए। फौज था से गवर्नर हो गए, खत्म। तो मुगल्स को चैलेंज किया, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, अवध को अलग कर लिया, ठीक है। तो अवध के नवाब हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सादत खान, जिनको बुरहान उन मुल्क बोला जाता था, 1722 से लेकर 1739 तक नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध 1722 से लेकर 1856 तक रहेंगे। उन्होंने नवाबी डायनेस्टी की स्थापना की 1722 में। उसके बाद इनका निफ्यू, भतीजा सफदरजंग आया। सफदरजंग 1739 से लेकर 1754 तक रहा। इसने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया और मुगल एम्परर से पूरा आजाद हो गया और अवध को और ज्यादा फैलाया। नवाब और जो दिल्ली, जो नवाब या जो गवर्नर्स थे अवध के, जो दिल्ली का जो रिलेशन था, वो इसी दौरान रीडिफाइन हुआ। सफदरजंग के बेटे आए शुजा उद औला 1754 से 1775 तक, जिसके दौरान बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। शुजा उद दौला लड़ रहे थे ना। 1761 आते आते अवध बहुत ज्यादा अमीर हो गया, बहुत प्रॉस्पेरस हुआ, खूब पैसा आया। ट्रेड रूट था, अभी भी दिल्ली से कोई भी ट्रेड होता था यहीं से ही जाओ, ठीक है। तो शुजा उद दौला ने लड़ाई की, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी ना, मुगल, नवाब ऑफ बंगाल और शुजा उद दौला 1764 में, जिसमें तीनों हार गए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई।
50,000 रुपए देने पड़े यहां पे अवध के नवाब को। ठीक है, और अब जो है काफी कंट्रोल एक तरीके से ब्रिटिश का आ गया, लेकिन अभी भी नवाबों का पतन नहीं हुआ। दो पावरफुल औरतें हमको देखने को मिलती हैं, नवाब बेगम एंड बाहू बेगम। बाहू बेगम, नवाब बेगम, ये दो बहुत पावरफुल वुमेन। बेगम हजरत महल आपने सुना होगा, सुना क्या, आप गए भी होंगे, लखनऊ में रहते तो गए ही होंगे। आलिया सादर उन निसा, जिनको नवाब बेगम से के नाम से जाना जाता है, सादत खान की बेटी थी और सफदर जंग की वाइफ थी। इनका बेटा था शुजा उद दौला, जिन्होंने अमात उस जहरा, जिनको बहू बेगम बोला जाता था, इनसे शादी की। ये पर्शियन कोर्ट की, जो मुगल कोर्ट में थे ना पर्शियन कोर्टियर, उनकी बेटी थी और बहुत अमीर थी। ये दो औरतें बड़ी ताकतवर थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थी और इनके पास काफी पावर थी। किंग मेकर्स थी एक तरीके से। ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी, हार्ड वर्किंग थी और लोग इनकी बात सुनते थे। वेल्दी भी बहुत ज्यादा थी। दहेज में नवाब के साथ जब ये आई थी ना, जब शादी हुई थी अमात उस जहरा की, जो उनको बहू बेगम बोला जाता है, जब शुजाउद्दौला से शादी की तो खूब पैसा लेके आई। ये हॉर्सेस, एलिफेंट्स, बहुत कुछ लेके आई। मैंने बताया शुजाउद्दौला 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में इनकी जो है वो पावर चली गई। तब बहू बेगम, जो कि शुजाउद्दौला की बीवी, और नवाब बेगम, जो कि इनकी मां थी, उन्होंने हेल्प की। और जैसे ही शुजाउद्दौला की मौत हुई, बहू बेगम ने इंश्योर किया कि जो सक्सेशन है, ठीक है, वो इनके बेटे आसफ उद दौला को ही जाए। कंपनी का ऑपोजिशन बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये बिल्कुल इंश्योर किया। और फिर हम देखते हैं आसफ उद दौला 1775 में आए। अब आसफ उद दौला जब 1775 में आए तो लखनऊ बदल गया और ज्यादा खूबसूरत हो गया। आसफ उद दौला जब आए तो फैजाबाद से लखनऊ कैपिटल को ही ट्रांसफर कर दिया और लखनऊ एक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया। ट्रेजरी, जुडिशियल कोर्ट्स, प्रिजन सब यहां पे आ गए। डिप्लोमैट्स, गवर्नमेंट, जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिलिट्री फंक्शंस होते थे यहां पे। बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, ठीक है। बहुत बड़ा पैलेस बनवाया गया। पैलेस तो पहले भी था और इसको एक्सपैंड किया गया। यहां पे सर्वेंट्स, कोचमैन, पर्सनल बॉडीगार्ड्स, आर्टिस्ट, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। देखिए अवध का कल्चर बहुत कमाल का रहा है। आर्किटेक्चर और कल्चर की बात करें, यहां पे हर कोई पोइट्री, आर्ट, शेर व शायरी, इन सबसे प्यार करता था। रिच कोटली कल्चर रहा है लखनऊ का 18th सेंचुरी में, ये और ज्यादा फैला। नवाब ने ढेर सारे गार्डन्स बनाए, मस्जिद बनाए, गेटवेज बनाए, इमामबाड़ास बनाए, चौक्स बनाए। एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एलिट्स जो हैं, ये रॉयल क्वार्टर के ही अराउंड रहते थे। मच्छी भवन फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मच्छी भवन फोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट था जहां पे ये रहते थे। नोबिलिटी ने अपने खुद के पैलेसेस बना लिए। तो एक तरीके से लखनऊ जो है वो नर्व सेंटर बन गया ट्रेड का। गंज बना यहां पे। गंज की बात करें तो इसको ये संस्कृत वर्ड है बेसिकली। ये ग्रेन मार्केट को, ग्रेन मार्केट जो होती है ना, इसको डिनोट करता है। लेकिन गंज जो है वो रिटेल सेंटर्स बन गए बहुत सारे गुड्स के लिए। यहां पे खरीदा जाता था। आज भी हजरतगंज आप देखेंगे, डालीगंज देखेंगे। हजरतगंज तो लखनऊ की शान है, लखनऊ की जान है, बिल्कुल लखनऊ के बीचों बीच आता है। तो गंज वैसे स्ट्रीट्स, क्वार्टर्स को भी सिग्निफाई करता है। बहुत सारे आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, ज्वेलर्स, बैंकर्स, ट्रेडर्स, ये सब यहां पे थे और कोर्ट में जो भी जरूरत पड़ती थी वो सप्लाई करते थे। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन जो हैं, ये तो रॉयल हाउस होल्ड को सीधा सर्विस देते थे, नोबिलिटी को सर्विस देते थे और उन्हीं के ही पास में रहते थे, ठीक है। ऐसा था। चौक की बात करें तो चौक मतलब होता है बाजार, जहां पे लग्जरी गुड्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां पे कमर्शियल एक्सचेंज होता था, खरीद होती थी, खरीदते थे, बेचते थे। चौक जो है, चौक आज भी आप देखेंगे पुराने लखनऊ में चौक मिलेगा, वहीं पे इमामबाड़ा है। तो ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट और कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड एरिया है लखनऊ का। ये अभी तक जिंदा है। पुराना लखनऊ आपको नवाबों की याद दिलाएगा। चौक जो है वो गोल दरवाजा और अकबरी दरवाजा के बीचों बीच है कि नहीं। ढेर सारी ज्वेलरी शॉप्स होंगी, मिलेंगी आपको यहां पे, जिनको सर्राफा बोला जाता है। फिर मंडी आती है, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी। गल्ला मंडी को फूड ग्रेन्स बोला जाता था। सब्जी मंडी जो आपकी वेजिटेबल्स, कोल, ग्रास, टिम्बर, ये सब बिकता था, ये भी देखने को मिलेगी। दो मंडीज हमको पुराने समय में देखने को मिलती है, एक डालीगंज और एक सादतगंज में, ठीक है। कटरा की बात करें, कटरा को भी एक बाजार बोला जाता था जहां पे सस्ते गुड्स मिलते थे, ठीक है। ये सारी चीजें थी। बहुत सारी बाजार हो गया, कांधारी चीनी बाजार हो गया, ये भी लखनऊ में देखने को मिलती थी।
कांधारी बाजार में अफगान से गुड्स आते थे, चीनी बाजार में चाइना से आते थे। आसफ उद्दौला जब 1775 में आए तो सिटी का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। शुगर, इंडिगो, क्लोथ, ये सब अब इंग्लैंड और अफगानिस्तान जाता था। सेंटर ऑफ कॉमर्स हो गया। और डेकोरेटिव आर्ट जो है लखनऊ की इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई। भाई आज भी लखनऊ जो है अपनी डेकोरेटिव आर्ट के लिए जाना जाता है कि नहीं। चिकन का कपड़ा, चिकन का कारोबार बहुत बढ़िया होता है। जो आर्टिस्ट्री होती है, जो एम्ब्रॉयडरी होती है, क्लोथ पे गजब की एम्ब्रॉयडरी होती है। चिकन वर्क हो गया, जारदोजी वर्क हो गया, कामदनी, शॉल एम्ब्रॉयडरी, ये सब यहां पे आपको देखने को मिलेगा। मेटेलिक वर्क हो गया, से बढ़िया आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं लखनऊ के आर्किटेक्चर की। मुगल, नवाबी और यूरोपियन आर्किटेक्चर हमको यहां पे देखने को मिलता है। लखनऊ जो है इसको इमाइग्रेंट्स ने बनाया था, है ना। बाहर से आए थे, मैंने बताया सादत खान बाहर से, ईरान से आए थे। और बहुत सारे हमको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं प्री नवाबी, नवाबी और कॉलोनियल पीरियड में, तीनों ही पीरियड में। मुगल्स की बात करें तो अकबर ने ढेर सारे मोहल्ला बनवाए, ठीक है, बाजार बनवाए। और ब्राह्मण्स को स्पेशल ट्रीटमेंट, ब्राह्मणों के लिए स्पेशल मोहल्ला, वाजपेयी तोला हो गया, कटारी तोला हो गया, सोंधी तोला हो गया, ये सब चौक के बगल में बनवाया। औरंगजेब की बात करें तो वो थोड़ा सा कट्टर था अपने अप्रोच में। सुन्नी थियोलॉजिकल सेंटर बनाया यहाँ पे। कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी जो थी यहाँ पे, फिरंगी महल, उसको बदल के एक थियोलॉजिकल सेंटर बना दिया। थोड़ा सा वो कट्टर था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं शुजा उद्दौला की बात करें तो उन्होंने पंचमहल बनाया। 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, आज भी पंचमहल आपको देखने को मिलेगा। पंचमहल मेन पैलेस था जो कि मच्छी भवन के बगल में था। नवाब्स ने बहुत सारे, दौलत खाना हो गया, मोती महल हो गया, 76 मंजिल हो गया, कैसर बाग हो गया जो कि वाजिद अली शाह ने बनवाया था, बहुत बढ़िया था। मिड 19th सेंचुरी में लखनऊ के पास ढेर सारे कोठियां थी जो कि यूरोपियन और इंडियन एलिट जो है वो यूज करते थे। और हजरतगंज तो था ही मेन मार्केट। हजरतगंज लखनऊ का दिल, हजरतगंज सबसे फेमस, हजरतगंज मेन सिटी रोड था। सादत अली खान ने हजरतगंज को 1810 में बनवाया, लेकिन निसारुद्दीन हैदर ने 1842 में इसकी फाउंडेशन रखी, ठीक है। बहुत सारे वाइन, केक्स, पेस्ट्रीज, कैंड फूड। हजरतगंज अमीरों का मार्केट हुआ करती थी। अमीर जो थे वहां यहाँ पे जाते थे, बहुत ही खूबसूरत मार्केट हुआ करती थी। आज भी हजरतगंज तो भाई लखनऊ का दिल है ना। हजरतगंज की शाम जब भी मन होता है हजरतगंज में खुद जाता हूं, बहुत अच्छा लगता है हजरतगंज में। सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस वहीं पे हैं, सब मॉल्स हैं। आज बदल गया है चीजें। बगल में ही अमीनाबाद है, हजरतगंज से बिल्कुल पीछे अमीनाबाद है, रास्ता जाता है। अमीनाबाद की बात करें तो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए थी, कॉमनर्स के लिए मार्केट थी। आज भी अमीनाबाद में आपको बहुत सारी बुक मार्केट आपको अमीनाबाद में मिलेगी। बुक सस्ती मिल सकती है, सस्ती मिलती है, आप जाके वहां पे बेच भी सकते हैं बुक। जो सेकेंड हैंड बुक है वो बिकती है। मेरा कॉलेज ही अमीनाबाद के पास था। मैं लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से पढ़ा हूं, वहीं पे ही है वो। तो हम लोगों का तो बिल्कुल ही आना जाना था। ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस था। अगर हजरतगंज की बात करें, सादत खान ने सादतगंज जो है वो फाउंड किया। लोहागंज आयरन वर्कर्स के लिए फाउंड किया। फिर उसके बाद लखनऊ में सबसे बड़ी बात, गली कूचा आपको देखने को मिलेगा। लेन्स के अंदर लेन्स आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि लखनऊ में जब आप जाएंगे गलियों के अंदर गली है। और ये जब 1857 का वॉर हुआ ना, जब पहला वॉर हुआ इंडिपेंडेंस का भारत का, तो यही गली कूचे ब्रिटिशर ने सबसे पहले यही गली कूचे बंद किए। क्योंकि होता क्या था कि रिबल्स आते थे, अटैक करते थे और इन गलियों से गायब हो जाते थे। पजल की तरह काम करता था, समझ ही नहीं आता था गए कहां, इतनी सारे नेटवर्क्स थे, ठीक है। कई बार गलियों में कुछ ऑक्यूपेशनल ग्रुप रहते थे, ठीक है। जैसे कंघी वाले गली थी, वहां पे खाली कंघी वाले रहते थे। ऐसे कई बार हमने देखा है। आसफ उद्दौला ने फैजाबाद को लखनऊ जब कैपिटल शिफ्ट किया तो बहुत ही अच्छा रहा। ये बहुत अच्छा डिसीजन था 1775 में। बहुत सारे मोहल्ला जब फैजाबाद से लखनऊ को शिफ्ट किया तो बहुत सारे मोहल्ला जो थे वो फैजाबाद के ही नाम पे रखे गए। फैजाबाद में बहुत सारे मोहल्ला थे, वही लखनऊ में बना दिए गए। फतेहगंज, रकाबगंज एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी बहुत सारे, डालीगंज हो गया, सादतगंज हो गया, ये सब सादत अली खान ने बनवाए। 20th सेंचुरी की बात करें, 20वीं शताब्दी में देखिए लखनऊ का डिक्लाइन भी होता है। जब ब्रिटिशर ने इनको अपने हाथ में लिया तब सिटी का डिक्लाइन होने लगा। ब्रिटिशर ने सारे इंपॉर्टेंट, जब तक नवाब थे तब तक तो बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर आए वैसे चीजें गलत होने लगी। नवाबों में तो बहुत कुछ बनवाया ना। इमाम बाड़ा नवाबों में शिया स्टैम्प था, वो बनवाया उन्होंने। बहुत सारे घर बनवाए। पर्शियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत जबरदस्त था, लेकिन यूरोपियन आर्किटेक्चर भी हमको देखने को मिलता है। तीनों का मिक्स था और इसको अवधी स्टाइल बोला जाता था। इमाम बाड़ा जो है वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो आसफ उद्दौला ने बनाया था। बहुत ही आसफी इमाम बाड़ा भी इसीलिए इसको बोला जाता है। फिलैंथ्रोपिक रूलर थे आसफ उद्दौला, लोगों की बड़ी मदद करते थे, ठीक है।
तो ये चीज है। उसके बाद किफायत उल उल्ला जो हैं, ये चीफ आर्किटेक्ट है इमामबाड़ा के, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और ढेर सारे गार्डन्स भी बनाए यहाँ पे। आलम बाग हो गया, वाजिद अली शाह ने आलम बाग बनाया है कि नहीं। आलम बाग के ही थोड़ा सा दूर में रहता हूँ, एलडीए में। सिकंदर बाग हो गया, वाजिद अली शाह ने बनाया। कदम रसूल हो गया, ठीक है, ये सब बनाया। यूरोपियन ट्रेडर्स, प्लांटर्स, मैन्युफैक्चरर्स सब यहाँ पे आए। नवाब ने आर्मी भी ऑर्गेनाइज की। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही चल रहा था, इनकी आर्मी भी थी यूरोपियन मॉडल पे, हालांकि इन्होंने ऑर्गेनाइज की, ठीक है। जैसे यूरोप की आर्मी हुआ करती थी वैसे इनकी थी। और कुछ फ्रेंच और यूरोपियन सोल्जर्स भी थे। कुछ यूरोपियंस और फ्रेंच को भी, 200 यूरोपियन और फ्रेंच सोल्जर्स को भी इन्होंने रखा। 4 तरीके के 4 ग्रुप्स थे। यूरोपियन जो लखनऊ में रहते थे उनके 4 ग्रुप्स थे। पहली कैटेगरी वो थी जो मिलिट्री मैन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बटालियंस के पार्ट थे। आपको पता है ना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद काफी हद तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप है वो हो गया था। तो लखनऊ में एज अ पीस कीपिंग फोर्स जो है वो रखते थे, सब्सिडरी अलायंस। सेकेंडली सिविलियंस थे, जो कंपनी के सिविलियंस थे वो भी यहाँ पे रहते थे। वो रेजिडेंसी हो गया, सर्जन हो गया, राइटर्स, अदर स्टाफ, वो सब यहाँ पे रहते। तीसरे जो थे वो यूरोपियंस थे जो नवाब के लिए काम करते थे। और आखिरी वो थे जो फ्रीलांसर्स थे, जैसे आर्टिस्ट हो गया, ट्रेडर्स हो गया, सोल्जर्स हो गया, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज थे जो यहाँ पे रहते थे, समझ गए। अब आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो अभी मैंने बताया कि आर्ट तो अब इतनी जबरदस्त है कि हम क्या बताएं। गंगा जमुनी तहजीब लखनऊ में आपको देखने को मिलेगी। कल्चरल वैल्यूज, पर्शियन की कल्चरल वैल्यूज आपकी देखने को मिलेगी। यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो नवाब ने पर्शियन, यूरोपियन और जो इंडिजीनियस इन्फ्लुएंस उनको मर्ज करके एक नया कल्चर बना दिया, जिसको अवधियन कल्चर बोला गया। लेकिन इसमें आपको यूरोपियन का ब्लेंड भी देखने को मिलता है। सादत अली खान की बात करें, इनको इंग्लिश कल्चर के सोशल एथिक्स पता थे। भले ही इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते नहीं थे, लेकिन समझते बहुत बढ़िया थे। यूरोपियन गेस्ट आते थे, यूरोपियन की तरह ये पहनते थे, कपड़े भी कुछ हद तक यूरोपियन की तरह थे। इंग्लिश फर्नीचर्स, ग्लास, कट ग्लास वासेस जो हैं वो सब पैलेस में आपको देखने को मिलेंगे। नवाब्स ने बहुत सारे फॉर्म्स, म्यूजिक के फॉर्म्स, डांस, पोएट्री, पब्लिक इंटरटेनमेंट, पतंग उड़ाना, कॉक फाइट्स, कोयल फाइट्स सब प्रमोट किया। आर्टिस्ट, पोएट, राइटर्स, म्यूजिशियन, पेंटर्स सब यहां पे रहते थे। वाजिद अली शाह तो खुद भी पोएट थे, वो तो खुद भी लिखते थे। वाजिद अली शाह तो इतने बेहतरीन नवाब थे, वो तो खुद भी एक स्किल्ड म्यूजिशियन, डांसर थे और पोएट थे। वो खुद भी नाचते थे, गाना गाते थे। ऐसा है, उन्होंने तो परी खाना, जिसको फेरी हाउस बोलते हैं, जिसमें यंग कोटिशियंस आते हैं, वो बना दिया था, ठीक है। उन्होंने राहास, जो कि कंबाइंड कथक और रास का एक फॉर्म है, ये डेवलप कर दिया था। बहुत सारे क्लासिक जेनर्स वाजिद अली शाह, जैसे ठुमरी हो गया, गजल्स हो गया, वो भी इन्होंने बनाए। ऐसा है, तो वाजिद अली शाह जो कि आखिरी नवाब ऑफ बंगाल थे, वो खुद भी बहुत ज्यादा उन्होंने इसमें क्या कहते हैं कि कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद लखनऊ जो है उर्दू लैंग्वेज का भी सेंटर था। उर्दू लैंग्वेज यहां पे बोली जाती थी। एक बड़ा मिथ है कि उर्दू जो है वो मुस्लिमों की लैंग्वेज है, पाकिस्तान। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। उर्दू भारतीयों की लैंग्वेज है, ये पहले समझ लो। उर्दू का इतिहास आप देखना, भारत से ही निकला है वो, ठीक है। इधर मुगलों का दिल्ली में डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन इधर नवाब जो है वो फल फूल रहे थे और उर्दू लैंग्वेज भी फल फूल रही। बड़े बड़े सिंगर्स जैसे गुलाम रसूल हो गए, मियाँ जानी हो गए, उन्होंने कवाली, ख्याल को लखनऊ में बड़ा पॉपुलराइज किया। रेख्ता जो है, जो उर्दू पोएट्री का एक जेनर है, रेख्ती, वो भी नवाब ऑफ लखनऊ के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। लोग आते थे, पोएट्स होते थे, मुशायरे होते थे। उर्दू बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी, स्पेशली तवायफ, जिनको कोटिशंस बोला जाता था, ठीक है। तवायफ का आपने सुना होगा ना। बेसिकली तवायफ एक ओपन एंडेड टर्म है। ये फीमेल परफॉर्मर्स को डिनोट करता है। जो फीमेल होती है ना, जो औरतें होती है, जो नाचती हैं, जो गाती हैं, उनको तवायफ बेसिकली बोला जाता है। और म्यूजिक, डांस, पोएट्री में वो स्किल्ड होती हैं। लेकिन ये नवाबी रूल के दौरान ये प्लेजर के लिए यूज हुआ, मर्दों के लिए, मर्दों के प्लेजर के लिए, प्रिविलेज के लिए इसको यूज किया गया। कोठे बने, बहुत सारे कोठे बने, जहां पे बेस्ट नोन तवायफ जो है वो रहती थी। और कई जगह हम देखते हैं थोड़ा बहुत प्रोस्टिट्यूशन भी होता था, हालांकि इलीगल था, लेकिन फिर भी ये होता था, ठीक है। कोटिजन जो था, ये जो तवायफ थी, इनको कौन सिखाता था? चौधरायन। चौधरायन यहां पे होती थी, जो कि चीफ होती थी, ठीक है, जो सिखाती थी। तो ऐसा होता था, वो यंग गर्ल्स को मेंटोर करती थी, जो अल्टीमेटली कोर्टिशंस बनती थी। तो हर कोठा जो है उसकी अपनी ही पहचान बन गई, जो क्लाइंट्स को एंटरटेन करता था।
मैंने बताया ना कि प्रोस्टिट्यूशन अनलॉफुल ट्रेड था, लेकिन किसी ने इसको रोका नहीं, ऐसा था। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ। देखो 1856, मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बता देता हूं। सबसे पहले सादत खान आए 1782 से लेकर 1739 तक, फिर सफदर जंग आए 1739 से 1754 तक, शुजाउद्दौला 1754 से 1775, आसफउद्दौला 1775 से 1797, वाजिद अली 1797 से 1798, सादत अली खान 1798 से 1814, गाजी उद्दीन 1814 से 1827, नासिरुद्दीन 1827 से 1837, मोहम्मद अली 1837 से 1842, अमजद अली 1842 से 1847 और वाजिद अली। वाजिद अली सबका नाम नहीं रखना है याद आपको। वाजिद अली, सादत खान, सफदर जंग और शुजाउद्दौला, इन चारों का नाम याद रखिए साहब। बाकी आपको किसी का जो टेन्योर है वो याद नहीं रखने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अवध को एनेक्स कैसे किया। देखिए वाजिद अली शाह को आपको पता ही, लॉर्ड डलहौजी आए और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यहां पे इसको जो है वो एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने, बहुत ही बढ़िया था, वो तो ये बोलते थे कि ये अवध एक ऐसी चेरी है जो हमारे मुंह में एक ना एक दिन गिरेगी ही, और यही यूज करके इन्होंने कर दिया। मतलब बहुत अमीर था उस समय, और जनता वाजिद अली शाह से काम कर बहुत प्यार करती थी। आपको बता दूं कि जब 1857 में वॉर हुआ ना, तो लखनऊ की 75% जनता जो है वो इस वॉर में लड़ रही थी। अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता ही है, रिबेल्स ने 140 दिनों तक लखनऊ को सीज किया, ये मैंने कई बार बताया है, और अल्टीमेटली इसमें ब्रिटेन जीता। अब जब ब्रिटेन के पास लखनऊ गया तो सब कुछ चेंज हो गया। वीना ओल्डेनबर्ग जो है, उन्होंने लखनऊ के प्लानिंग को 1857 के बाद, ये लखनऊ के प्लानिंग को इन्होंने देखना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन हुआ लखनऊ का। एक्ट 10 ऑफ 1858 जो कि 2 साल तक रहा, इसने लखनऊ को बदलना जो है वो शुरू कर दिया, और जो भी इसमें इन्वॉल्व था उनको सजा दी गई, पनिशमेंट दिया गया, और आपको फाइन भी। 1857 में जिन्होंने नवाब का साथ दिया उनको सजा दी गई, फाइन देना था, और जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया उनको रिवॉर्ड किया। नवाबी कैपिटल उस समय बहुत ही डेंजरस सिटी था, मैंने बताया ना, क्योंकि इतने साले गली कूचे थे कि बड़ी दिक्कत होती थी, तो ब्रिटिशर ने सबसे पहले तो इनको बंद कर दिया। ठीक है, तो कॉलोनल रॉबर्ट नेपियर जो है, बंगाल के जो इंजीनियर हैं, उन्होंने इसको लखनऊ को प्लान करना शुरू किया, और उसके बाद जैसे दार्जिलिंग के रोड्स थे वैसे ही इन्होंने रोड्स बनाने यहां पे शुरू किए। मिलिट्री पोस्ट यहां पे बनाई, प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स, मच्छी भवन फोर्ट जो है ये भी बनाया। मच्छी भवन तो बहुत पहले से ही था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू किया। बहुत सारे हाउसेस को, घर को बर्बाद कर दिया, इरेज कर दिया, गार्डन्स को बंद कर दिया, मॉस्क को बंद कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि यही मस्जिद, ये जो 1857 का रिबेलियन हुआ, इन्हीं गलियों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मस्जिदों में रिबेल्स रहते थे, तो इसी को सबसे पहले बंद करो ताकि दोबारा रिबेलियन ही ना हो, क्योंकि ब्रिटिशर के हाथ पांव फूल गए थे। ठीक है, तो ये चीज थी। इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा जो है बिल्कुल बंद कर दिया। देखिए इमाम बाड़ा पे प्लेस ऑफ वर्शिप भी थी ना, इमाम बाड़ा पे, यहां पे नवाब आसफउद्दौला की कबर थी। जानबूझ के ब्रिटिशर क्या करते थे, यहां पे शराब पीते थे, मांस खाते थे, जानबूझ के सुअर का मांस खाते थे, ताकि इनको तोड़ा जा सके, एक तरीके से यहां पे जो लोग हैं उनको तोड़ा जा सके, ऐसा था। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो है वो अब एग्जिस्टेंस में आ गई। टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इससे पहले टैक्स जो है वो लोगों से डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन ब्रिटिशर यहां से जो वर्कर्स, बुचर्स, आर्टिजन, इन सबसे टैक्स कलेक्ट करने लगे 1868 के दौरान। ठीक है, और लोग अब छोड़ छोड़ के भी जाने लगे, ये भी दिक्कत थी। मोहल्ला पंचायत बैठाने लगी ताकि यहां पे लोगों को असिस्ट किया जा सके। हालांकि ब्राह्मणों को तो बड़ा फायदा हुआ, ब्राह्मणों और कायस्थों को तो फायदा हुआ इसमें, लेकिन मुस्लिम्स जो हैं उनको लगा कि यार हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा था। सिविक प्लानिंग हुई, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट जो है वो यहां पे आने लगे, है ना। अब उसके बाद यूरोपियंस ने बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। 3 मेन एरियाज थे ब्रिटिश के। सबसे पहला तो था रेजिडेंसी, फिर कैंटोनमेंट और सिविल लाइंस, ये 3 एरिया थे। रॉबर्ट ऑर्बे ने लखनऊ के मैप्स को कलेक्ट किया और उसके बाद इसको रीडिजाइन करना शुरू किया। थॉमस डैलियन जो है, 1767 की बात है, उन्होंने मोहल्ले के डिटेल्ड मैप बनाए, और रिवोल्ट के बाद जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम मुर्सल ने प्रिसाइज मैप बनाया लखनऊ का। ठीक है, अब वहीं से ही फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो बंगले थे, बड़े बड़े बंगले, बैंकेट हॉल्स थे, रूम, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, जितने भी थे, ठीक है, ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बन गए। साथ ही साथ कैंटोनमेंट, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन को एक यूनिट बना दिया, एक ही यूनिट बना दिया। ये बहुत बड़ी बात थी।
अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें कैंटोनमेंट की, कैंटोनमेंट परमानेंट मिलिट्री स्टेशन थे। कैंट एरिया अभी भी है, सबसे बेहतरीन एरिया माना जाता है। नवाब ने फोर्सेस को तो डिसबैंडन कर ही दिया था ना, लेकिन उसके बाद आपको पता ही कि ब्रिटिश ट्रूप्स यहां पे रहते थे। और फिर हम ये देखते हैं कि कैंटोनमेंट में जो है, कैंटोनमेंट में बहुत सारे पैलेसेस, मॉस्क जो थे वो आर्म्ड कैंप्स में कन्वर्ट हो गए। इनफैक्ट 3/4 जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था ना, वो कैंट था, वो मिलिट्री वर्क्स में जाता था। ठीक है। यूरोपियन ऑफिसर जो थे वो उन बड़े बड़े बंगलों में, जो कैंट में बड़े बड़े बंगले थे, वहां पे रहते थे। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हाउस थे, चर्चेस बनाए गए, सिमेट्रीज बनाई गई, रेस कोर्स, क्लब हाउस, ये सब आपको अभी कैंट में मिलेगा। 1875 आते आते कैंट की पॉपुलेशन 23,000 थी, जिसमें 4,000 तो यूरोपियंस ही रहते थे। खाली 2% था लखनऊ में। अगर यूरोपियन पॉपुलेशन की बात करें, खाली 2% थी। 98% तो हम सब थे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग रूल करने में कामयाब हो गए। फिर सिविल स्टेशन आता, सिविल लाइंस, जो नॉन मिलिट्री कम्युनिटी थी ना, जिसमें सिविल सर्वेंट, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स होते थे, वो यहां पे रहते थे। अब 1800 के बाद नवाबी पेट्रोनेज का डिक्लाइन होना शुरू होता है, मतलब 1857 के बाद। 1800 में 3 लाख लोग यहां पे रहते थे, लेकिन जब वाजिद अली शाह गए तो 50,000 लोग तो छोड़ के चले गए। 1901 आते आते शहर की पॉपुलेशन 2.5 लाख हो गई थी, ऐसा था। तो चेंजेस हुए, शहर सिटी का डिक्लाइन हुआ, लेकिन वापस रीइमर्ज हुआ। वापस रीइमर्ज हुआ ये 1900 में, मतलब 1900 के बाद। तो ये लेक्चर था दोस्तों हिस्ट्री ऑफ लखनऊ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो लखनऊ आपको पता ही कैपिटल बना उत्तर प्रदेश के, और आज तो लखनऊ बहुत ही खूबसूरत शहर है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।